क्या कहा? अंधी लड़की? और वो भी ऐसी अंधी लड़की जिसके 36 गुण में से कम 20 गुण हमारे अभिषेक के गुणों से मिलने चाहिए। लेकिन ऐसी लड़की हम कहाँ से लाएंगे? और नहीं तो क्या पंडित जी, ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने पूरा अभ्यास किया है, पूरी जांच की है और उसके बाद ही हम यहाँ आए हैं। ये देखिए, ये रही वो लड़की। मधुलिका और बलराज दोनों शहर के सबसे अमीर लोगों में से होते हैं। उन्हें एक 24 साल का बेटा होता है जिसका नाम अभिषेक होता है। लेकिन अभिषेक की कुंडली में मार्केश दोष होता है और वो 25 साल का होने पर मरने वाला होता है। आपके सपूत अभिषेक को मार्केश दोष से ये लड़की ही बचा सकती है। बस आपको मुझे अच्छी धनराशि देनी होगी, उसके बाद ही मैं इस लड़की से बात करूँगा। आपको जितने पैसे चाहिए ले लीजिए पंडित जी, लेकिन हमारे अभिषेक पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। लेकिन पंडित जी, अभिषेक अगर इस अंधी लड़की से शादी कर लेगा तो अभिषेक की मृत्यु उस लड़की के सर चली जाएगी और वो कुछ ही महीनों के अंदर मर जाएगी, है ना? हाँ बलराज जी, एकदम सही। लड़की का नाम गौरी होता है, जो शहर के बाहर एक छोटे से गांव कमलापुर में रहती है। और गौरी बचपन से ही अंधी होती है। उसके माता पिता त्रिवेणी और मनोहर गरीब होते हैं। जब पंडित जी उनके पास अभिषेक का रिश्ता लेकर आते हैं तब वो लोग बहुत खुश होते हैं। मधुलिका भी वहाँ आई होती है। इससे बड़ा तो हमारे बंगलों का बाथरूम है। खैर, अपने अभिषेक के लिए हम कुछ भी करेंगे। ये मधुलिका जी है और ये इनके सपूत का फोटो है, अभिषेक। नमस्ते त्रिवेणी बहन। नमस्ते मनोहर भाई साहब। मधुलिका त्रिवेणी और मनोहर से बात करती है और तभी के तभी रिश्ता पक्का भी कर देती है और उन्हें शगुन की मिठाई भी दे आती है। अपनी शादी होने वाली है, इस खबर को सुनकर गौरी बहुत खुश होती है। बचपन से ही मेरी बिटिया रानी ने बहुत दुख सहा है। डॉक्टर साहब ने तो साफ साफ कह दिया था कि या तो हमारी गौरी जीवन भर अंधी रहेगी या फिर कभी भी उसकी आंखों की रोशनी लौट सकती है। हमेशा से हमें यही चिंता सताती रही कि हमारी गुड़िया रानी की शादी कैसे होगी। एक अंधी लड़की से कौन शादी करेगा? और आज देखो, रिश्ता आया भी है तो शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी के बेटे का। माँ, बापू, मैं आज बहुत खुश हूँ। लड्डू गोपाल जी ने मेरी सुन ली। अब मुझे भी अपने सपनों का राजकुमार मिलने वाला है। हाँ गौरी बिटिया, अभिषेक असल में बलराज के दोस्त इंद्रनील की बेटी त्रिशा से प्यार करता था। लेकिन जब मधुलिका और बलराज उसकी शादी की बात बताते हैं तब वो तिलमिला जाता है। मॉम, डैड, आप दोनों को पता है ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ त्रिशा से ही प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। और ये मृत्यु दोष एंड ऑल, ये सब दकियानुसी बातें हैं। दिस इज ऑल रबिश। कुछ रबिश बबिश नहीं है अभिषेक बेटा। बलराम जी और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो तेरी जान बचाने के लिए ही कर रहे हैं, ताकि तुझ पे कोई आँच ना आए। अभिषेक बेटा, हम तुम्हारी और उस अंधी लड़की की शादी प्राइवेटली कराएंगे। ज़्यादा गेस्ट नहीं होंगे।
सिर्फ अपने घर के ही लोग होंगे। हम गौरी के माता पिता से कहेंगे कि नजर ना लगे, इसीलिए हम इस शादी को एकदम प्राइवेट तरीके से करना चाहते हैं। और फिर एक बार शादी हो गई तो हम अपने इन पवित्र हाथों से उस अंधी लड़की को घर से बाहर धक्का मारकर निकालेंगे और फिर तुम त्रिशा से शादी कर सकते हो। बलराज और मधुलिका के कहने पर अभिषेक सहमति जताता है और त्रिशा और उसके पिता इंद्रनील भी इस बात पर सहमति जताते हैं। लेकिन जब गौरी और अभिषेक की शादी होने वाली होती है, उस दिन अचानक से मीडिया रिपोर्टर्स को कहीं से खबर मिल जाती है और वो उनके घर पर शादी के फंक्शन को कवर करने पहुंच जाते हैं। सो फाइनली बलराज खुराना के बेटे और वन ऑफ द यंगेस्ट बिजनेस टाइकून द अभिषेक खुराना की शादी हो चुकी है, और वो भी एक अंधी लड़की से। ये देखिए विजुअल्स। क्या कहना चाहेंगे बलराज सर? अब आप एक ससुर बन चुके हैं। सर, आपकी बेटे की शादी पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक सर इतने हैंडसम और डैशिंग है, फिर उन्होंने एक अंधी लड़की से शादी क्यों की? शादी क्यों की? मतलब शादी इसीलिए की है क्योंकि मैं गौरी से प्यार करता हूँ और ये अब मेरी बीवी है। शादी की मिठाई लीजिए और प्लीज़ यहाँ से निकल जाइए। थैंक यू वेरी मच। अपनी इज्जत बचाने के लिए अभिषेक को मीडिया के सामने झूठ बोलना ही पड़ता है, लेकिन गौरी मन ही मन अभिषेक की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। बाद में जब गौरी रात में सो रही होती है, तभी हॉल में इंद्रनील और त्रिशा भी मौजूद होते हैं। अभी ये तुमने क्या कर दिया? अब हमारी शादी कैसे होगी? तुमने पूरी दुनिया के सामने उस गरीब फटीचर अंधी लड़की को अपनी बीवी कहा। बलराज, ये सब क्या है? इंद्रनील, हमें सच में नहीं पता कि मीडिया रिपोर्टर्स कहाँ से आ पहुँचे, और इस सिचुएशन में अभिषेक ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। इंद्रनील भाई साहब, अब उस हालत में हमारा अभिषेक और बोलता भी क्या? देखिए, कुछ ही महीनों में वो अंधी लड़की मर जाएगी, क्योंकि अब अभिषेक की मृत्यु का दोष उस पर चला गया है। उसके बाद तो अभिषेक त्रिशा से ही शादी करेगा ना। त्रिशा, माय स्वीट हार्ट, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। अब मैं भी फंस गया हूँ, लेकिन बस कुछ ही महीनों की बात है। एक बार वो अंधी लड़की मर जाए, तब मैं और तुम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास एक एडवांटेज है कि वो अंधी है, जिसके चलते तुम और मैं रोज की तरह घर में मिल सकते हैं, और तुम यहाँ आकर भी रह सकती हो, और हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम पहले भी किया करते थे। ओके बेबी। गौरी नींद से जाग जाती है और वो अपनी छड़ी के जरिए कमरे के बाहर निकलती है और वो हॉल की तरफ आती है, जहाँ पर सब लोग बातें कर रहे होते हैं। त्रिशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस कुछ ही समय की बात है, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। यस बेबी। बेबी, ये किसकी आवाज है? कोई मेहमान आया है क्या? इतनी रात गए कौन आया है? सभी गौरी को वहां देखकर चौंक जाते हैं। तभी बलराज तुरंत फोन में यूट्यूब पर बच्चे के रोने की आवाज का वीडियो चलाता है, और बच्चे के रोने की आवाज सुनकर गौरी का शक खत्म हो जाता है। लगता है कोई बच्चा रो रहा है। अरे गौरी बहू,
तुम यहाँ पर आओ ना, संभाल कर। आज मेरी सहेली की बेटी आई है अपने नन्हे बच्चे के साथ। अरे वाह! तभी अचानक से बलराज के फोन की बैटरी डेड हो जाती है और बच्चे के रोने की आवाज बंद हो जाती है। ओह नो! इस फोन की बैटरी को भी अभी खत्म होना था। अरे, अचानक से बच्चा शांत हो गया। वो बहुत दरअसल वो तुम्हारे आने से बच्चा शांत हो गया। अच्छा माँ जी, क्या मैं बच्चे को अपने हाथों में ले सकती हूँ? मुझे बच्चे बहुत पसंद है। गौरी की बातें सुनकर फिर से सभी घबरा जाते हैं कि अब क्या करेंगे। तभी अभिषेक जल्दी से अपना फोन निकालता है और अपने फोन में बच्चे के रोने की वीडियो लगाता है। ओ बेबी, ना ना, बस बस बेबी। मधु आंटी, मैं जरा बाहर से वॉक करके आती हूँ। बेबी बहुत रो रहा है। उस रात इस तरह से जैसे तैसे सभी गौरी को कोई शक होने नहीं देते। अगले दिन जब अभिषेक और गौरी दोनों साथ में कमरे में होते हैं, तभी अभिषेक जी, जब से शादी हुई है आपने मुझसे 2 मिनट बैठकर बात भी नहीं की। बैठिए ना मेरे पास। गौरी, वो एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। ठीक है अभिषेक जी, मैं रात तक आपका इंतजार करूंगी। अभिषेक चला जाता है और वो त्रिशा के साथ घूमने जाता है। गौरी दिन रात मानो मीरा की तरह अपने कान्हा का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभिषेक बस बहाने देकर गौरी को झूठी उम्मीदें और आस दे रहा था। एक दिन जब घर में अभिषेक की बर्थडे पार्टी होती है, तभी घर में सभी आते हैं और उस पार्टी के बीच अभिषेक और त्रिशा दोनों बंगलों की बालकनी में जाते हैं और वहां जाकर, त्रिशा बेबी, आज तो मेरा बर्थडे है, आज मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं दोगी? बर्थडे गिफ्ट? कौन सा बर्थडे गिफ्ट? कम ऑन, ज्यादा नखरे करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मुझे बर्थडे गिफ्ट लेना बहुत अच्छे से आता है। अच्छा जी, तो लेकर दिखाओ। त्रिशा हंसते हंसते भागने लगती है और अभिषेक उसके पीछे पीछे भागता है। त्रिशा, रुको तो बेबी। तभी अचानक से गौरी बालकनी के पास आती है और वो त्रिशा और अभिषेक की हंसने की आवाज सुन लेती है। ये आवाज तो अभिषेक जी की है और उनके साथ ये लड़की की आवाज कैसे? कौन है ये लड़की? पकड़ लिया। अब भाग कर दिखाओ मेरे चंगुल से। अच्छा बाबा, ले लो अपना बर्थडे गिफ्ट। अभिषेक और त्रिशा दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। तभी गौरी वहां आती है। अभिषेक जी? हाँ गौरी, तुम यहां? ये किसकी आवाज थी? कौन है यहाँ अभिषेक जी? आप किसके साथ हंस रहे हो? गौरी, वो एक्चुअली मेरी बचपन की दोस्त आई है, सो हम बस गपशप कर रहे थे। तुम भी आओ ना। गौरी, तुम भले ही अंधी हो, लेकिन तुम रूप रंग से बहुत खूबसूरत हो। धन्यवाद दीदी। यू आर वेलकम बेब। 1 मिनट दीदी, आपकी आवाज तो हूबहू माँ जी की सहेली की बेटी की तरह है। ये कैसे हो सकता है? गौरी की बातें सुनकर त्रिशा और अभिषेक की बोलती बंद हो जाती है।
और उन दोनों को समझ ही नहीं आता कि क्या कहें और क्या नहीं। ओफो, इतनी बड़ी दुनिया है। अब हर किसी की आवाज में थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं। हो सकता है कि आवाज सेम साउंड करती हो, है ना? छोड़ो ना ये सारी बातें। चलो गौरी, मुझे तुम्हारे साथ फोटोज क्लिक करनी है। ठीक है अभिषेक जी, चलिए। अभिषेक गौरी का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है और ये देखकर त्रिशा को बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं ये अंधी कब मरेगी और कब मैं अभिषेक से शादी करूंगी। मुझे बस अभिषेक से और उसके पैसों से मतलब है, क्योंकि मेरा और पापा का बस एक ही मकसद है, खुराना से डील करके उनके एम्पायर को अपना करना है। पूरा परिवार बेचारी गौरी को धोखे में रख रहा था और मासूम गौरी भी उनके धोखे को सच मान रही थी। एक दिन अचानक से गौरी की तबीयत खराब हो जाती है और तभी वो अभिषेक को कहती है, अभिषेक जी, क्या आप मेरे पास बैठ सकते हैं? मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। आज थोड़ी देर के लिए ही सही मुझे आपका समय दीजिए ना अभिषेक जी, प्लीज। अरे यार, इस अंधी औरत ने तो सच में मेरा जीना दुश्वार करके रखा है। अभिषेक जी, आप हो ना यहाँ? अभिषेक जी। अभिषेक बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और बेचारी गौरी बस उसका नाम पुकारती रह जाती है और उसकी राह देखते देखते सो जाती है। त्रिशा और इंद्रनील दोनों अब परेशान होने लगते हैं। त्रिशा बेटा, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ना जाने वो अंधी लड़की कब मरेगी। वो मर जाए उससे पहले ही हम ही उसे मार देते हैं। वाह, ग्रेट आइडिया पापा। अब तो हमें यही करना चाहिए, तब जाकर ही मैं उस घर में एंट्री कर पाऊंगी और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। त्रिशा और इंद्रनील अब बहुत बड़ी चाल रचते हैं और त्रिशा गौरी को टेरेस पर ले जाती है और उसे आगे चलने के लिए कहती है। दीदी, अब और कितना आगे चलना है बताइए ना। गौरी, बस थोड़ा और, उसके बाद तुम उन फूलों को तोड़ पाओगी। उसकी खुशबू अभिषेक को बहुत पसंद है। गौरी आगे चलती रहती है। अब ये अंधी सीधे नीचे जा गिरेगी और परलोक ट्रांसफर हो जाएगी। गौरी, थोड़ा सा और आगे, बस थोड़ा सा। जी दीदी। गौरी गिरने वाली होती है कि तभी बंगलो का माली गौरी को नीचे से देख लेता है और बहुत घबरा जाता है। छोटी मालकिन, रुक जाइए, आगे कदम मत बढ़ाइए। आगे कदम बढ़ाएंगी तो आप छत से गिर जाओगी। क्या? गौरी तुरंत अपना कदम पीछे ले लेती है और डरकर पीछे हो जाती है। वही त्रिशा बहुत गुस्सा हो जाती है। ओ नो, इस माली की तो ऐसी की तैसी। दीदी, ये क्या सच में आगे कुछ नहीं है? तो फिर आप मुझे आगे क्यों जाने दे रही थी? बताइए दीदी, आप खामोश क्यों हो? वो मैं। उतने में वहां पर माली आ जाता है। छोटी मालकिन, आप ठीक तो हो ना? ये ठीक है, तुम्हें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, पौधों को पानी दो।
ठीक है गौरी, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? तुम मेरे बचपन की दोस्त की बीवी हो। आगे अगर कुछ ना होता तो मैं तुम्हें बचा लेती ना। माली ने बस ओवर रिएक्ट किया। चलो अंदर चलो, मैं वो फूल लाती हूँ। और मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट गुलाब जामुन लाए हैं। उस दिन तुम कह रही थी ना? हाँ दीदी, धन्यवाद। त्रिशा जैसे तैसे उस दिन तो बच जाती है, लेकिन उसकी चाल नाकामयाब होने के बाद उसे और उसके पिता इंद्रनील को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन अचानक से गौरी नींद में सोते हुए बेड से नीचे गिरती है और उसके सिर पर मार लगता है, जिसके बाद उसकी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरे से रोशनी आ जाती है और वो सब कुछ देखने लगती है। वो हर तरफ नजर घुमाकर देखती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। अरे वाह, ये क्या? मैं सब कुछ देख पा रही हूं अभी। ये कहीं कोई सपना तो नहीं है ना? लड्डू गोपाल जी, धन्यवाद लड्डू गोपाल जी। मैं इसी खुशी में आपके लिए मक्खन और आपके सारे मनपसंद भोग बनाऊंगी। गौरी आईने में जाकर अपने आप को देखती है और भावुक होकर कहती है, अब मैं रोज अपने आप को आईने में देख पाऊंगी। डॉक्टर ने बचपन में ही कहा था कि मेरे आंखों की रोशनी या तो कभी भी नहीं आएगी, और अगर आई भी तो अचानक से कभी भी आएगी, और वो भी भगवान के करिश्मे से ही। चलो मैं सबको जाकर ये खुशखबर देती हूँ। सब कितने खुश हो जाएंगे ना। और तो और मैं अपने कान्हा यानी अपने अभिषेक जी को भी देख पाऊंगी। खुशी के मारे पागल हुई गौरी भागी भागी सबको अपनी आंखों की रोशनी वापस आने की खबर देने जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि सब लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे। हमारे अभिषेक के मृत्यु दोष के कारण हमने उस अंधी लड़की से इसका ब्याह कराया और अभिषेक की मृत्यु उस गौरी पर चली गई, लेकिन अब तक वो नहीं मरी। अभी कितने महीने बीत गए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ मधुलिका भाभी कि ये सब कब तक चलेगा। अरे मेरी बेटी त्रिशा और आपका बेटा अभिषेक एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर वो जल्दी नहीं मरी तो क्या हम ऐसे ही दुनिया से और उससे बचकर जीते रहें? सच कहूं तो मुझे भी उसके साथ रहने में घुटन होती है माँ। अभिषेक बेटा, बस कुछ दिन और, इस साल के खत्म होने के पहले ही वो मर जाएंगे, और इस साल को पूरा होने में और 3 से 4 महीने बाकी है। अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे के बारे में जानकर गौरी की दुनिया एक पल में थम जाती है, मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। जिस अभिषेक को उसने अपना कान्हा समझा, उसने तो उससे कभी प्यार किया ही नहीं। जिस परिवार को उसने अपना माना, वो सब बस उसके मरने की राह देख रहे थे। गौरी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी आत्मा पर किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया हो। इसका मतलब मेरे अंधेपन का इन सब ने इतना बड़ा फायदा उठाया, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। और मैं क्या सोचती रही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ लड्डू गोपाल जी? मेरे साथ ही क्यों हुआ? गौरी उस दिन किसी से कुछ नहीं कहती,
लेकिन अगले दिन घर में पूजा होती है और तभी ऊपर के फ्लोर पर बड़े बड़े बर्तनों में सारा खाना बन रहा होता है। खोलते हुए तेल में हलवाई जलेबियां तल रहा होता है। तभी अचानक से उस गरम तेल की कढ़ाई को धक्का लगकर वो नीचे गिरने वाली होती है और तभी उस जगह नीचे अभिषेक खड़ा होता है। गौरी ये दृश्य देखकर जोर से चिल्लाती है, अभिषेक जी! वो कढ़ाई अभिषेक पर गिरे उससे पहले ही वहां पर गौरी पहुंचती है और वो उसे धक्का मारती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं और प्यार भरी नजरों से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। हे भगवान! अभिषेक बेटा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। ठीक से काम नहीं करना आता क्या तुम लोगों को? बेवकूफो, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? लेकिन सब ये देखकर हैरान रहते हैं कि गौरी की आंखों की रोशनी अब वापस आ गई थी। गौरी, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ गई? हाँ दीदी, मैं अब सब कुछ देख सकती हूँ। मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। गौरी के मुंह से ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, मतलब ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट आई है, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये करिश्मा कैसे हो गया। कांग्रेचुलेशंस बल्लू, अब तो तेरी बहू देख भी सकती है। अब तो तू बहुत खुश होगा ना? इंद्रनील और त्रिशा का गुस्सा तो अब 7वें आसमान पर जा चुका था और पूजा में अभिषेक और गौरी एक साथ बैठते हैं। तभी अचानक से गौरी सबको कहती है, मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे सब पता चल गया है। अब आप लोगों को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। क्या बताना चाहती हो तुम सबको गौरी बहू? क्या पता चल गया है तुम्हें? हाँ गौरी बहू, बोलो, क्या बताना चाहती हो तुम? मधुलिका, बलराज और बाकी सभी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सच में गौरी को सब पता चल गया है। यही कि आप लोगों ने मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। मेरे आंखों की रोशनी लौट आई है इसी खुशी में, है ना? हाँ गौरी बहू, मैंने ही ये सरप्राइज प्लान किया है ताकि तुम्हें अच्छा लगे। हाँ मम्मी जी, मुझे पता है। मैंने आपको वो डेकोरेशन वाले से बात करते हुए सुन लिया था। ठीक है बहू, पूजा के बाद शाम को पार्टी में भी जाना है, इसीलिए हमें सही समय से सारे काम निपटाने होंगे। पूजा के बाद अभिषेक त्रिशा और मधुलिका के पास जाता है और उनसे कहता है, मॉम, त्रिशा, ये पार्टी किस लिए रखी है आपने, और वो भी उस अंधी के लिए? अभी दुनिया की नजरों में गौरी तुम्हारी और खुराना परिवार की बहू है, इसीलिए ये पार्टी रखना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, त्रिशा बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है मॉम, एज यू विश। लेकिन जैसे ही अभिषेक और मधुलिका वहां से जाते हैं, इंद्रनील वहां त्रिशा के पास आता है। त्रिशा बेटा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ये पार्टी क्यों रखवाई है। हाँ पापा, आज पार्टी में वो होगा जो किसी ने कभी भी सोचा नहीं होगा। आज गौरी को मारना ही होगा। त्रिशा और इंद्रनील मिलकर गौरी को मारने की साजिश रचते हैं। पार्टी में त्रिशा का एक आदमी वहां आता है और वो गौरी को
छुपकर बंदूक से शूट करने जाता है, लेकिन वो शॉट सीधा जाकर अभिषेक पर लगता है क्योंकि वो अचानक से बीच में आ जाता है। अभिषेक जी! ओ नो! गोली गौरी को लगनी चाहिए थी, ना कि अभिषेक को। शिट! अभिषेक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और गोली उसके कमर पे लगी हुई होती है, जिस कारण डॉक्टर उसे 3 महीनों का प्रॉपर बेड रेस्ट करने को कहते हैं। अभिषेक त्रिशा से कहता है, त्रिशा, तुम मेरे पास ही रुकोगी अब। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें मेरे पास ही रुकना होगा और मेरी देखभाल करनी होगी। हाँ त्रिशा बेटा, इस वक्त हमारे अभिषेक को भावनात्मक रूप से तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। नो मधुलिका आंटी, इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं मेरे कि मैं प्यार के चक्कर में किसी की सुसु पोटी साफ करूं। मैं जा रही हूं। आई एम डन विथ ऑल दिस पापा। लेकिन त्रिशा बेटा, मेरी बात तो सुनो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वो गोली किसने चलाई थी। गौरी ये सब चुपके से देख लेती है और अब त्रिशा के जाने के बाद गौरी ही अभिषेक की देखरेख करती है और दिन रात वो उसके पास बैठी हुई रहती है। उसका सब कुछ वही करती है, जिससे अभिषेक के मन में धीरे धीरे गौरी के लिए प्यार के जज्बात जागने लगते हैं। अभिषेक जी, ये लीजिए, आपका पसंदीदा हॉट चॉकलेट बनाया है मैंने। जल्दी से इसे खा लीजिए। आपको टॉयलेट जैसा लगे तो तुरंत मुझे बता देना, ठीक है? और हाँ, ये खाने के बाद आपको ब्रश भी करना है। गौरी, इस हाथ में सलाइन लगाकर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम ही ब्रश करा दो ना आज, प्लीज। ठीक है, चलिए। आ कीजिए, मुंह खोलिए। गौरी अभिषेक को खाना खिलाती है और उसे ब्रश भी कराती है। अभिषेक को अब गौरी के साथ ही रहना अच्छा लगने लगता है। वो अपने आप से कहता है, पहले मुझे गौरी का होना खटकता था, लेकिन अब उसकी गैर मौजूदगी खटकती है। उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। शायद मुझे उससे प्यार होने लगा है। आई एम मैडली फॉलिंग इन लव विथ हर। 3 महीनों बाद अभिषेक पूरी तरह ठीक हो जाता है। तभी वो गिफ्ट शॉप में गिफ्ट खरीदता है और एक फ्लोरिस्ट के शॉप पर आता है। ये गुलाब के फूल दीजिए प्लीज। आज मैं गौरी को अपने दिल का हाल फाइनली बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, पागलों वाला प्यार। आई लव यू गौरी यार, मैं आ रहा हूं। अभिषेक गौरी को गिफ्ट देने जाता है, लेकिन घर पर पहुंचते ही वो मनोहर और त्रिवेणी को रोते हुए देखता है। वो दोनों उसके घर आए होते हैं। नहीं रही हमारी गौरी, अब हम क्या करेंगे? गौरी का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है। अब वो इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रही, समझी जी। मधुलिका, लगता है मार्केश दोष का असर हो गया है। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। गौरी के मरने की खबर सुनकर अभिषेक से हाथ से गिफ्ट और फूल गिर जाते हैं और वो चीखता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी गौरी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आज तो मैं उससे अपने दिल के जज्बात बयां करने वाला था, और ये गौरी, ऐसा क्यों हुआ? पापा जी, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए।
हमने आप लोगों से बहुत कुछ छुपाया है। अभिषेक रोते रोते त्रिवेणी और मनोहर को सारा सच बता देता है कि उसने गौरी से शादी क्यों की थी। लेकिन इन 3 महीनों में मैं गौरी से प्यार कर बैठा। अब मैं उसके बिना नहीं जी सकता। उसकी आदत लग गई है मुझे। मैं मरने जा रहा हूं, वरना जिंदगी भर मुझे यही गिल्ट रहेगा कि वो मेरे कारण ही मृत्यु दोष की वजह से चली गई। अभिषेक मरने जा रहा होता है, तभी वहां गौरी आ जाती है और उसे रोक लेती है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे कहती है, रुक जाइए अभिषेक जी। गौरी, तुम जिंदा हो? रोते हुए अभिषेक गौरी के कदमों में गिर जाता है और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो गौरी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन प्लीज मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं गौरी। अभी जब मुझे पता चला कि तुम नहीं रही, तब मानो मेरी आत्मा मेरे शरीर से ही अलग हो गई थी। बस अभिषेक जी, प्लीज मत रोइए आप। गौरी और अभिषेक एक दूसरे के गले लगते हैं और गौरी उसे माफ कर देती है। मधुलिका और बलराज भी शर्मिंदा होकर गौरी से माफी मांगते हैं और इसी के साथ ये भी साबित हो जाता है कि मार्केश दोष सिर्फ एक अंधश्रद्धा थी और गौरी ने और उसके माता पिता ने ये नाटक अभिषेक और उसके माता पिता को यह एहसास दिलाने के लिए किया था कि वो जिस मार्केश दोष को एक बहुत बड़ी बात समझ रहे थे, वो सिर्फ अंधविश्वास था। उस दिन के बाद अभिषेक और गौरी दोनों एक नई शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी से साथ रहने लगते हैं।